जेल में एक कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर निकलना नहीं चाहता था। वजह सुनकर हर कोई हैरान था। वो सिर्फ इसलिए जेल में रहना चाहता था क्योंकि उसे मेरे हाथ का बनाया खाना खाना था। यहां तक कि कई कैदी एक कटोरी खाना ज्यादा पाने के लिए आपस में लड़ने तक लगते थे। और सबसे हैरानी की बात, जेल के बाहर मौजूद लोग भी हजारों डॉलर खर्च करके इस खाने को पाने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन मेरी कहानी बिल्कुल अलग थी। मैं तो शहर के एक चौराहे पर शाओबिंग यानी एक तरह की रोटी बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन एक बड़े अपराधी ने अपना जुर्म मेरे सिर पर डाल दिया और मुझे बलि का बकरा बनाकर जेल भिजवा दिया। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि मुझे फांसी मिलने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। मैं पूरी तरह टूट चुका था। तभी जेल का अधिकारी मुझे पूछताछ वाले कमरे में लेकर गया। उसने सीधे मुझसे कहा, अधिकारी, तुम्हें अब जेल के कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। मैं हैरान रह गया। लेकिन मुझे तो सिर्फ शाओबिंग बनाना आता है। अधिकारी ने मेरी बात काटते हुए कहा, अधिकारी, तो वही बना देना। मैंने सोचा, आखिर मैं मरने वाला ही हूं। अगर 1 सेकंड भी ज्यादा जीने का मौका मिल रहा है तो इसे छोड़ना बेवकूफी होगी। इसलिए मैंने मजबूरी में हामी भर दी। लेकिन जब मैं जेल की रसोई में पहुंचा तो मेरी हालत और खराब हो गई। रसोई के उपकरण बेहद पुराने थे। सब्जियां और बाकी सामान भी ताजा नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या, कैदियों के खाने का समय शुरू होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी थे। मुझे करीब 2000 कैदियों के लिए खाना तैयार करना था। इतने कम समय में 2000 लोगों का खाना बनाना लगभग नामुमकिन था। अगर समय पर खाना तैयार नहीं हुआ तो जेल का अधिकारी तो मुझे नहीं छोड़ेगा। और उससे भी खतरनाक थे वे कैदी, जिनमें कई खूंखार अपराधी और फांसी की सजा पाए कैदी थे। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। तभी मेरे दिमाग में अचानक एक अजीब सी जानकारी उभर आई, मानो मेरे अंदर कोई रहस्यमयी कुकिंग सिस्टम सक्रिय हो गया हो। मैंने अपनी उंगलियां हिलाईं और खाना बनाना शुरू कर दिया। उधर जेल के दूसरे हिस्से में भारी अपराधियों के लिए बने यार्ड में एक कैदी आराम से कुर्सी पर बैठा धूप सेंक रहा था। उसका नाम था पीटर। जेल के अंदर ही नहीं बल्कि जेल के बाहर भी उसका काफी दबदबा था। वो जेल के सबसे ताकतवर अपराधियों में से एक था। कुछ देर बाद पीटर अपनी जगह से उठा और अपने आदमियों के साथ जेल के रेस्तरां के बाहर पहुंच गया। उसने अपने साथियों की तरफ देखते हुए पूछा, पीटर, अगर आज का लंच भी पहले जैसा घटिया निकला तो क्या करेंगे? एक गुर्गे ने तुरंत जवाब दिया, गुर्गा, उसे भगवान के पास भेज देंगे। तभी धड़ाम 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 रेस्तरां के लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। खाने का समय हो चुका था, लेकिन अंदर मैं अभी भी रसोई में खाना बनाने में व्यस्त था। दरवाजे के बाहर कैदियों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। मैंने रसोई में मौजूद जेल कर्मचारी से कहा, मैं, जल्दी मेरी मदद करो, खाना बाहर ले जाना है। उसने मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। कर्मचारी, ठीक है, लेकिन खाना बाहर पहुंचाने के बाद मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, वरना ये खूंखार कैदी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे मन में उसके लिए थोड़ा सम्मान पैदा हुआ। लेकिन अभी खाना पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था कि बाहर से कैदियों की चीख पुकार और तेज हो गई। लोहे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएंगे। हम दोनों ने तेजी से खाना उठाना शुरू कर दिया। पहले कैदी खुद खाना लेने आते थे, लेकिन उसी दिन सुबह रसोई में एक हिंसक घटना हो चुकी थी। इसलिए जेल प्रशासन ने फैसला किया था कि कैदियों और रसोइये को सीधे आमने सामने नहीं आने दिया जाएगा। हमने जल्दी से सारा खाना तैयार किया। कर्मचारी ने रसोई का दरवाजा बंद किया और मुझे एक दूसरे रास्ते से जेल की 99 नंबर सेल में पहुंचा दिया। इसके बाद उसने रेस्तरां का दरवाजा खोल दिया और फिर पीटर अपने चमड़े के जैकेट में हाथ में सिगार लिए हुए अपने गुर्गों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधे खाना बांटने वाली खिड़की पर गई। पीटर, साइरस, नया शेफ कहां है? साइरस ने शांत स्वर में जवाब दिया। साइरस, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। पीटर ने ठंडी नजरों से उसे देखा और अपने आदमी को इशारा किया। पीटर, जाओ, सबको खाना बांटो। गुर्गा खाना लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बर्तनों के अंदर देखा, वो वहीं जम गया। कुछ सेकंड बाद उसके मुंह से निकला, गुर्गा, ये क्या है? क्या तुम लोग सूअरों के लिए खाना बना रहे हो? पीटर का चेहरा तुरंत गुस्से से बदल गया। वो तेजी से खाने वाली खिड़की की ओर बढ़ा। अंदर सफेद रंग के बड़े बड़े बर्तन करीने से रखे हुए थे। पीटर ने उन्हें देखा और फिर साइरस की तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। पीटर, तुम लोगों ने हमें यह खिलाने की हिम्मत कैसे की? साइरस डरकर एक कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में पकड़ी इलेक्ट्रिक स्टिक तक पसीने से भीग गई। फिर उसने तुरंत झूठ बोल दिया। साइरस, पीटर, शांत हो जाइए। पीटर, तो फिर यह क्या है? साइरस, यह कोई साधारण खाना नहीं है। इसे खास तौर पर पूर्वी देश के एक रहस्यमयी मास्टर शेफ ने बनाया है। पीटर थोड़ा रुक गया। साइरस ने बात आगे बढ़ाई। साइरस, कहा जाता है कि वो अपने देश की पूरी कुकिंग दुनिया में बेहद मशहूर है। पीटर को इन बातों की ज्यादा समझ नहीं थी,
लेकिन उसे लगा कि शायद ये खाना सच में खास है। उसने उत्सुक होकर पूछा, पीटर, इस डिश का नाम क्या है? साइरस ने वही नाम दोहराया जो उसने मुझसे सुना था, साइरस गड़ा दा तांग। पीटर ने उसे गौर से देखा, फिर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। पीटर, रुको, तुम यहीं रहोगे। पीटर ने एक कटोरी भरी, लेकिन खुद खाने के बजाय उसने वो कटोरी अपने आदमी शो हाउ के सामने रख दी। पीटर, तुम 2 साल से मेरे साथ हो, ये कटोरी तुम्हारे लिए है। शो हाउ के चेहरे पर डर और झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उसे साइरस की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन बॉस का आदेश टालना भी संभव नहीं था। उसने धीरे से कटोरी उठाई और पहला निवाला मुंह में रखा। अगले ही पल वो बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसके पूरे शरीर में गर्माहट और खुशी की लहर दौड़ गई हो। उसे अचानक अपने बचपन की याद आने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो फिर से अपनी मां की गोद में सुरक्षित बैठा हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीटर उसे देखकर हैरान रह गया। पीटर, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन शो हाउ कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, असीम खुशी। पीटर को अब खुद उस खाने पर शक होने लगा। उसने तुरंत अपने लिए भी एक कटोरी भर ली। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। उसके सामने जैसे बचपन की यादें जीवित हो उठीं। वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साइरस और बाकी कैदी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस खाने में ऐसा क्या था। फिर एक एक करके बाकी गुर्गों ने भी कटोरियां भर लीं और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया। जो कैदी कुछ देर पहले लड़ने को तैयार थे, अब वही लोग खाना खाते हुए खुशी से मुस्कुरा रहे थे। पीटर ने लगातार 3 कटोरियां खत्म कर दी। फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया, पीटर, एक पूरा बर्तन मेरे कमरे में ले जाओ। उस दिन पहली बार जेल में ऐसा खाना बना था जिसके लिए कैदी एक दूसरे से लड़ने के बजाय उसे पाने के लिए बेचैन थे। लंच का समय खत्म होते होते जेल के रेस्तरां का पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो चुका था। कुछ कैदियों ने तो खाने को लेकर आपस में झगड़ा तक कर लिया था। जब जेल अधिकारी मार्टिन वहां पहुंचा, तब तक कैदी तितर बितर हो चुके थे। रेस्तरां के एक कोने में 5 खूंखार कैदी बैठे हुए थे। मार्टिन को समझ नहीं आया कि वे क्या कर रहे हैं। जब वो उनके पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे 5 कैदी खाली प्लेटों को ऐसे चाट रहे थे जैसे प्लेट पर खाना नहीं बल्कि कोई कीमती चीज लगी हो। मार्टिन ने माथा पकड़ लिया। मार्टिन, हे भगवान, ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? उसने सभी कैदियों को रेस्तरां से बाहर निकाला और फिर जेल के प्रमुख को फोन किया। मार्टिन ने लंच के दौरान हुए छोटे से झगड़े की जानकारी दी। जेल प्रमुख थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जेल प्रमुख, आज रात किसी अच्छे शेफ का इंतजाम करो। उस रोटी बेचने वाले कैदी को दोबारा खाना बनाने मत देना, मार्टिन ने फोन पर कहा। मार्टिन, जी समझ गया, लेकिन फोन रखते ही उसके मन में आया, आखिर दूसरा शेफ लाऊं कहां से? इस जेल में कोई दूसरा शेफ उपलब्ध ही नहीं था। और सच तो यह था कि 2000 कैदियों के लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाला इंसान अभी सिर्फ मैं ही था। दूसरी तरफ मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे बनाए खाने ने जेल में क्या तहलका मचा दिया है। दोपहर में सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे अंदर मौजूद रहस्यमयी कुकिंग सिस्टम ने मुझे एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। मेरे खाने से कैदियों की संतुष्टि बढ़ रही थी और अब मेरे पास 2000 से ज्यादा सैटिस्फैक्शन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। अगर मैं कुल 3000 पॉइंट्स हासिल कर लेता तो सिस्टम मुझे एक ब्रॉन्ज लॉटरी का मौका देता। और उस रिवॉर्ड में एक ऐसी चीज थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, फांसी टालने वाला कार्ड। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे हर हाल में और ज्यादा सैटिस्फैक्शन पॉइंट्स जुटाने थे। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तभी जेल के गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड बाद साइरस मेरी सेल के सामने दिखाई दिया। साइरस, शेफ, उठो, आज रात का खाना भी तुम्हें ही बनाना है। मैं तुरंत तैयार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरे साथ काम करने के लिए एक और व्यक्ति भी भेजा जाएगा। वो थी सोफिया। सोफिया ने कभी देश के एक बड़े रेस्तरां में काम किया था और उसे खाना बनाने का अच्छा अनुभव था, लेकिन जेल में आने के बाद उसका स्वभाव काफी कठोर हो चुका था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। यहां तक कि साइरस को भी उसने कोई खास सम्मान नहीं दिया। साइरस ने हम दोनों को रसोई में छोड़ते हुए कहा, साइरस, जल्दी खाना तैयार करो, मैं बाहर इंतजार करूंगा। वो बाहर चला गया। मैंने सोफिया से बात करने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने मुझे रोक दिया। सोफिया, तुम जैसे लोगों को दुनिया से मिटा देना चाहिए। मैं चुप रहा। सोफिया ने गुस्से में कहा, सोफिया, मैं तुम्हारी किसी भी तरह मदद नहीं करूंगी। यह कहकर वो दीवार से टिककर खड़ी हो गई और मेरी तरफ पीठ कर ली। मैंने भी उससे बहस नहीं की। मैंने अपना ध्यान रसोई में रखे सामान पर लगाया। सबसे पहले मैंने फ्रिज और स्टोरेज की जांच की। हालत बेहद खराब थी। ताजी सामग्री लगभग न के बराबर थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने कम सामान में आखिर क्या बनाया जाए? तभी मैंने एक डिश के बारे में सोचा। मैंने तुरंत खाना बनाना शुरू किया।
कुछ देर बाद रसोई में एक शानदार खुशबू फैलने लगी। सोफिया का ध्यान अपने आप मेरी तरफ चला गया। उसके चेहरे पर अचानक हैरानी दिखाई दी। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि उसके मुंह में पानी आने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं? खाना है? सोफिया तुरंत संभल गई। सोफिया, नहीं! मैंने एक निवाला उठाया और आराम से खाने लगा। सोफिया मुझे देखकर और चिढ़ गई। उसने दांत भींचकर कहा, सोफिया, मुझे तुम जैसे समाज के दुश्मनों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं, ठीक है, मत खाना। सोफिया ने मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वही सोफिया चुपचाप मेरे सामने बैठी थी। उसके हाथ में एक कटोरी थी और वो मेरे बनाए खाने को बड़े मजे से खा रही थी। साइरस भी वहां आ गया था। उसने जैसे ही खाना चखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। साइरस, अब समझ आया दोपहर में कैदी खाने के लिए एक दूसरे से क्यों लड़ रहे थे। उसने मेरी तरफ सम्मान भरी नजरों से देखा। रात के खाने का समय अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन रेस्तरां के बाहर कैदियों की लंबी लाइन लग चुकी थी। लोहे का दरवाजा लगातार बज रहा था। कैदी, दरवाजा खोलो। दूसरा कैदी, हमें खाना चाहिए। तीसरा कैदी, जल्दी करो, अब और इंतजार नहीं होता। साइरस ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। साइरस, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? रोज तो 7 बजे खाना मिलता है, अभी तो 6:30 भी नहीं बजे। मैंने बिना जवाब दिए खाना बनाना जारी रखा। कुछ देर बाद साइरस ने सोफिया को वापस भेजने की तैयारी की। सोफिया जाते जाते मेरी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर पहले वाला गुस्सा नहीं था, अब वहां कुछ और था, जैसे वो मेरे बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। इसी बीच रात के खाने का समय हो गया। इस बार पीटर खुद नहीं आया। उसकी जगह उसका आदमी शो हाओ कुछ गुर्गों के साथ खाने की खिड़की पर पहुंचा। कैदियों को लाइन में खड़ा करके वो खाना बांटने लगा। जब उसने बर्तन के अंदर देखा तो हैरान रह गया। इस बार वहां नूडल्स थे। शो हाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शो हाओ, नूडल्स? मुझे तो नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं, और हमारे बॉस को भी नहीं। मैंने शांत स्वर में कहा, ये साधारण नूडल्स नहीं है, इन्हें खास तरह के गरम शोरबे के साथ खाना होगा। मैंने पास रखे बड़े गरम बर्तन का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, गरम भाप के साथ ऐसी खुशबू बाहर निकली कि पूरा रेस्तरां महक उठा। कैदियों के मुंह में पानी आने लगा। एक कैदी चिल्लाया, कैदी, शो हाओ भाई, जल्दी खाना बांटो। दूसरा बोला, कैदी, अब और इंतजार नहीं होता। शो हाओ ने भी ज्यादा देर नहीं की। उसने तुरंत 5 हिस्से पैक करवाए और फिर बाकी कैदियों को खाना बांटना शुरू कर दिया। उधर जेल के एक अलग हिस्से में पीटर अपने छोटे भाई की हालत को लेकर पहले से ही बेहद परेशान था। उसका भाई कई दिनों से बेहोश पड़ा था। तभी उसका एक आदमी एक गर्म खाने का बर्तन लेकर कमरे में पहुंचा। वो इतनी जल्दी में था कि अंदर आने से पहले अनुमति लेना भी भूल गया। पीटर ने उसे देखते ही गुस्से से घूरा। पीटर, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? वो आदमी डर कर घुटनों पर बैठ गया। गुर्गा, माफ कर दीजिए बॉस, पीटर ने पूछा। पीटर, आज रात क्या बना है? गुर्गा, वही शेफ, उसने नूडल्स बनाए हैं। पीटर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। पीटर, मुझे नूडल्स पसंद नहीं। वो अपने भाई की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी बिस्तर पर पड़े उसके भाई की उंगलियां हल्की सी हिली। पीटर एकदम रुक गया। उसका भाई धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। पीटर की आंखों में अविश्वास था। वो तुरंत उसके पास गया। पीटर, भाई। उधर दोपहर का समय नजदीक आ रहा था। मैं और सोफिया सुबह से ही रसोई में व्यस्त थे। आज हमें पहले से ज्यादा अच्छी सामग्री मिली थी, इसलिए मेरे पास खाना बनाने के लिए ज्यादा विकल्प थे। मैंने फैसला किया कि आज मैं अपने देश की पारंपरिक पाक कला का एक खास व्यंजन तैयार करूंगा। मैं खाना बनाते हुए सोफिया को हर चीज समझाता जा रहा था। इसे ऐसे काटना है सोफिया, ठीक है। मसाला ज्यादा नहीं डालना, असली स्वाद सामग्री से आना चाहिए। सोफिया ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे वो मेरे साथ खाना बनाना सीखने लगी। मेरे मन में भी एक विचार आया, अगर सोफिया खाना बनाना सीख गई तो मुझे हर काम खुद नहीं करना पड़ेगा। करीब आधे घंटे बाद हमारा ज्यादातर काम पूरा हो गया। अब सिर्फ खाना पकने में कुछ समय बाकी था। इसी बीच रेस्तरां के बाहर फिर से कैदियों की आवाजें आने लगीं। धड़ाम धड़ाम। कैदी खाने के लिए दरवाजा पीट रहे थे। तभी जेल अधिकारी मार्टिन दूसरे दरवाजे से तेजी से अंदर आया। उसने अपनी वर्दी ठीक की और रेस्तरां का बड़ा लोहे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले पीटर अपने आदमियों के साथ अंदर आया। उसके पीछे शो हाओ और बाकी कैदी भी लाइन में आने लगे। सोफिया ने पीटर को देखा तो वो थोड़ी घबरा गई। वो जेल में अपनी जगह बना चुकी थी, लेकिन पीटर जैसे ताकतवर कैदी के सामने उसे कभी इतना सम्मान नहीं मिला था। उसी समय मार्टिन भी अंदर आया। जैसे ही उसने देखा कि पीटर के आदमी मेरे सामने लाइन में खड़े होकर खाना लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने अपनी आंखों के सामने कोई असंभव चीज देख ली हो। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए।
शोहाव ने यह देखा तो तुरंत मार्टिन की तरफ घूर कर कहा, शोहाव, मार्टिन, अपनी उंगली नीचे करो। मार्टिन का चेहरा पीला पड़ गया। शोहाव ने धीमी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा, शोहाव, तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है क्या? मार्टिन ने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने एक शब्द भी जवाब में नहीं कहा। उस पल उसे समझ आ गया, सिर्फ 24 घंटे में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मैं, जो कल तक जेल का एक साधारण कैदी था, अब जेल के सबसे बड़े गुटों के बीच सम्मान हासिल कर चुका था। दूर खड़ा पीटर ये सब देख रहा था। उसकी नजर लगातार मेरी तरफ थी और उसके चेहरे से साफ था कि वो इस पूरे बदलाव को मंजूरी दे रहा था। मार्टिन ने गहरी सांस ली, फिर चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। दोपहर का खाना शुरू हुआ। जैसे ही सफेद सफेद बंस कैदियों के सामने रखे गए, उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। कैदी, वाह, आज फिर वही बंस। दूसरा कैदी, यह तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज बन गई है। तीसरा कैदी, क्लाउड भाई का हाथ सच में जादुई है। मैं उनकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि कब इन खूंखार कैदियों के लिए खाना बनाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका बन गया था। दोपहर के खाने में एक बार फिर वही मशहूर बंस और खास व्यंजन परोसा गया। कैदी खाना देखकर बेहद खुश थे, लेकिन उसी समय जेल के दूसरे हिस्से में अविला के सामने 2 प्लेटें रखी थीं। एक प्लेट में 2 बड़े बड़े बंस थे, दूसरी प्लेट में कुछ खास सब्जियां और साइड डिश रखी थीं। मिलर ने सम्मान से कहा, मिलर, बॉस, खाना आ गया है, आप खुद चख कर देखिए। खाने से उठती खुशबू ने अविला का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। उसने बिना ज्यादा सोचे कांटे से थोड़ा सा खाना उठाया और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वो बिल्कुल स्थिर हो गया, मानो उसके पास इस स्वाद को बयान करने के लिए शब्द ही नहीं थे। खाने की नरम बनावट और गहरा स्वाद सीधे उसकी स्वाद इंद्रियों पर असर कर रहा था। अविला के हाथ में पकड़ा कांटा हल्का सा कांपने लगा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल आए। मिलर ये देखकर घबरा गया। मिलर, बॉस, आप ठीक तो हैं? अविला ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने दोबारा खाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक निवाला। वो पूरी तरह खाने में डूब चुका था। कुछ ही देर में दोनों बड़े बंस और पूरी साइड डिश खत्म हो गई। अविला ने खाली प्लेट की तरफ देखा, फिर अचानक पूछा, अविला, और है? मिलर कुछ पल चुप रहा। मिलर, नहीं बॉस। अविला का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, अविला, तो फिर हमें कुछ करना होगा। उसने गहरी सांस ली। अविला, इस जेल में इतना शानदार खाना बनाने वाला शेफ है और हमारे हिस्से में कुछ नहीं। मिलर चुप रहा। अविला ने आगे कहा, अविला, अगर यह बात पूरे जेल में फैल गई तो हमारे इलाके के कैदी भी वहां जाने की कोशिश करेंगे। अविला, हमें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। जेल के रेफ्रिजरेटेड स्टोर में मुझे कुछ बहुत कम मात्रा में जमी हुई मीट मिली। मैंने उसे बाहर निकाला और ध्यान से देखा। वहां अलग अलग तरह का मांस रखा था,